इनका प्लान था कि दिल्ली में 31 ब्लास्ट करें अलग अलग जगहों पर। 4 बजे तक डॉक्टर और 4 बजे के बाद डॉक्टर का चोगा उतार करके जिहादन, अल जिहाद अल जिहाद। When we are following the path of real politics and our foreign policy is pragmatic, तो फिर हम इतने छोटे स्टेप्स तो नहीं ले। पाकिस्तान की सरकार ने एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जिसका नाम मौलाना मसूद अजहर है, उसको 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। लोग कुरान पढ़ने नहीं आएंगे, लोग आपको देख करके फैसला करेंगे कि इस्लाम का रुख कैसा है, इस्लाम का रुतबा कैसा है, वो आपको पढ़ेंगे। दिल्ली में ब्लास्ट होता है और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 13 लोग मारे गए, लेकिन जब वहां के लोकल पब्लिक से पूछा गया तो उनके हिसाब से एटलीस्ट 50 पीपल डाइड। और मैं सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाता हूं। लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रैफिक ओवर देयर। इतना ट्रैफिक, रेडी पटरी वाले अलग, और चांदनी चौक का इलाका इज वन ऑफ द बिगेस्ट होलसेल मार्केट्स इन इंडिया। बहुत सारे लोग कोलकाता से, रांची से, गुजरात से, वो आते हैं यहाँ पे सामान खरीदने के लिए। उनमें से भी उनकी जाने गई है, एम्बुलेंसेस नहीं मिल पा रहे। और इसका सीधा का सीधा कनेक्शन बैठता है फरीदाबाद टेरर आउटफिट से। फरीदाबाद टेरर आउटफिट से कनेक्शन बैठने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से मुस्लिम एडुकेटेड यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है। और फिर हम देखेंगे कि जैश ए मोहम्मद का इसमें क्या रोल था, आईएसआई कैसे इन्वॉल्व था, और टर्की इस चीज में कैसे इन्वॉल्व है। एक एक की पोल खोलूंगा आज इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं, कहीं मिस मत कर देना। 12 नवंबर 2025 फरीदाबाद में तकरीबन 3000 केजी का अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है। अब अमोनियम नाइट्रेट बड़ा ही खतरनाक एक्सप्लोसिव है और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। यानी कि अगर आप इसको सिर्फ गैस में रख करके थोड़ी देर गर्म करेंगे ना, ये फट जाएगा। कुछ एक्सप्लोसिव्स ऐसे होते हैं जैसे जो प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स हो गए, जिसमें आप लिटरली आग जला करके चाय भी बना लेंगे तो वो नहीं फटेगा, उसके लिए आपको डिटोनेटर की जरूरत पड़ती है। बट अमोनियम नाइट्रेट बड़ा ही अनस्टेबल। अब ये 3000 केजी का अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल बहुत अरसे से जमा कर रहे थे। पुलिस को इसकी भनक कैसे लगी? तो जम्मू कश्मीर हम आपको लेकर के चलते हैं। जम्मू कश्मीर में पोस्टर्स लगा रहे थे ये कौन? डॉक्टर अहमद, आदिल अहमद। जैश ए मोहम्मद का पोस्टर। जैश ए मोहम्मद क्या है? जैश ए मोहम्मद एक इंटरनेशनली यूएन रिकॉग्नाइज्ड टेरर आउटफिट है। जैश ए मोहम्मद की वजह से हमारा पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसने ही हमारा उरी अटैक करवाया। और कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद कहाँ था पहलगाम अटैक में? और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर में जो जैश ए मोहम्मद का सरगना था मौलाना मसूद अजहर, उसके परिवार के 11 लोगों को हमने मार दिया। मैंने वीडियो भी बनाई है इस पे, मैं आई बटन आप क्लिक करके देख लेना। अब ये जो डॉक्टर आदिल अहमद खट्टर थे, ये अनंतनाग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बतौर एक डॉक्टर के तौर पे कार्यरत थे, लेकिन चूंकि इनका कुछ टेरर कनेक्शन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने पाया, इसलिए उनको वहां से बर्खास्त कर दिया गया। ये अनंतनाग में पोस्टर लगाते हैं। पोस्टर लगाने के बाद ये वापस आते हैं सहारनपुर। सहारनपुर दिल्ली से सिर्फ 3 से 3.5 घंटे का रास्ता है, बहुत दूर नहीं। सहारनपुर में इनका दोस्त था मुजम्मिल, और ये दोनों सुपरवाइज कर रहे थे फरीदाबाद में जो 3000 केजी का अमोनियम नाइट्रेट के लोग जमा कर रहे थे। और इनका प्लान था कि दिल्ली में 31 ब्लास्ट करें अलग अलग जगहों पर 6 दिसंबर के दिन, जिस दिन 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। लेकिन जब अनंतनाग में जैश ए मोहम्मद का पुलिस ने पोस्टर देखा, तुरंत इंटेलिजेंस के पास खबर गई, एनआईए इन्वॉल्व हुई, मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हुई, और फिर जांच पड़ताल शुरू हुई। तो ये कनेक्शन पता चला कि अच्छा यहाँ कनेक्शन, और ये पकड़े जाते हैं। एनआईए इनकी चूड़ियां कसती है और फिर ये बोलना शुरू कर देते हैं कि फला भी था, फला भी था, फला भी था। और इसी में एक नाम आता है लखनऊ की एक डॉक्टर, डॉक्टर शाहीन शाहिद की। ये वेरी सैड टू हियर दिस एंड वेरी सैड टू रीड दिस। डॉक्टर शाहीन शाहिद ये कांटेक्ट में थी जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की बहन सादिया के साथ, और सादिया ने इसे टास्क दिया था कि आप जैश ए मोहम्मद का विमेन विंग, जी हाँ, जैश ए मोहम्मद एक टेरर आउटफिट जिसका विमेन विंग शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर शाहीन को। डॉक्टर शाहीन क्या थी? अल फलाह यूनिवर्सिटी, अगेन डॉक्टर। कहती भी थी कि असली काम तो 4 बजे के बाद शुरू होता है, यानी कि 4 बजे तक डॉक्टर और 4 बजे के बाद डॉक्टर का चोगा उतार करके जिहादन,
अल जिहाद अल जिहाद। अब एनआईए कराएगी अल जिहाद इनसे। अल फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। अब यहाँ एक डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर नसीर। डॉक्टर नसीर को भी जम्मू एंड कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज से निकाला गया था बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन टेरर एक्टिविटीज। अल फला यूनिवर्सिटी को लगा कि ये तो सही बंदा है यार अपने मकसद को कामयाब करने के लिए, और फिर अल फला यूनिवर्सिटी ऐसे डॉक्टर को अपने यहाँ एज ए प्रोफेसर रिक्रूट कर लेती है। ना कोई रिलीविंग सर्टिफिकेट देखा, ना कोई डिसमिसल सर्टिफिकेट देखा, कुछ भी नहीं देखा। कंपनी में होता है ना रिलीविंग सर्टिफिकेट। आप ऐसे बंदे को ऐसे प्रोफेसर रख रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में जिसपे पहले आरोप है कि वो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। पता नहीं ये क्या सिखा रहा होगा। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन दोस्तों। बात अल फला यूनिवर्सिटी की चल ही रही है तो थोड़ा इसमें घुसते हैं। इसके ओनर का नाम है जवाद अहमद सिद्दीकी और इस पे भी फ्रॉड के चार्जेस बहुत पहले लग चुके हैं। और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मालिक नहीं है, ये बहुत इंटरप्राइज का मालिक है। अल फला एक इंटरप्राइज इन्होंने बना दिया। अल फला यूनिवर्सिटी, अल फला कम्युनिकेशंस, अल फला सॉफ्टवेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर जो फंडिंग आती है वो अरबियन नेशन से आती है। ये इसके ऑफिशियल ब्रोक्योर में है। अब पहले जो फंडिंग आती थी ना सऊदी अरब से या यूएई से यहाँ मदरसे बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, नहीं, अब बहुत कम हो गई है वो सारी फंडिंग। यानी कि अरब का जो बैंकिंग नेटवर्क है, अरब का जो बैंकिंग चैनल है, उसको यूज करके कहीं ये पाकिस्तान का आईएसआई तो इसमें नहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि ड्रग्स का खरीद फरोख्त करके कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। 4 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान आया तो तालिबान ने कहा कि अब पॉपी की खेती नहीं होगी। पॉपी जिससे ड्रग्स बनता है, पॉपी जिससे गांजा बनता है, देशी भाषा में अगर मैं कहूँ तो। और उस टाइम पे अफगानिस्तान की 22% जीडीपी पॉपी और ओपियम से आती थी। अब वहां के ये जितने भी पॉपी और ओपियम वाले थे ये भागे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहा खैबर पख्तूनवा जो बॉर्डर लगती है अफगानिस्तान से, और खैबर पख्तूनवा में हजारों एकड़, लाखों एकड़ में पॉपी की खेती हो रही है। पिछले 3-4 सालों से ड्रग्स बना रहे हैं और ये ड्रग्स बेच रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं ड्रग्स की, और इसका जो पैसा है ये आईएसआई जो है टेरर एक्टिविटीज में यूज कर रहा है। और अरब का बैंकिंग चैनल यूज करके ये फिर यहाँ की यूनिवर्सिटी में आ रहा है और यहाँ पे ये दे रहा है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। 2017 में हमारे जो सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उस टाइम पे वो आर्मी के जनरल थे, जनरल बिपिन रावत। 2017 में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। ये 2.5 फ्रंट वॉर क्या होता है? एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया चाइना, और 0.5 इंडिया में। यानी कि पाकिस्तान अटैक करेगा, इंडिया अटैक करेगा, और चाइना अटैक करेगा, और इंडिया के अंदर इन लोगों ने अपने गुर्गे तैयार कर रखे होंगे 2.5। तो 0.5 वाला जो है ना, यही हुआ है दिल्ली में अभी। और ये कितना डीप रूटेड है इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करो, इंजीनियर्स को टारगेट करो, वकीलों को टारगेट करो, डॉक्टर्स को टारगेट करो, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं करता इन पे। विमेन को टारगेट करो क्योंकि विमेन पे शक नहीं करता कोई, और फिर इनसे टेरर एक्टिविटीज कराओ, ब्रेन वॉश कराओ इनका। आईएसआई ने अपने कुर्गे टर्की में बिठा रखे हैं और टर्की से ये लोग सुपरवाइज कर रहे हैं इंडिया में। इसका मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो टर्की के ड्रोन्स पाकिस्तान से हमला कर रहे थे इंडिया में आकर के। पाकिस्तान को फुल सपोर्ट देता है टर्की कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये है, कश्मीर में वो है। लेकिन टर्की कभी बलूचिस्तान की बात नहीं करता, टर्की कभी भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात नहीं करता। हम टर्की में जब भूकंप आया था, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस टू गेट देम रिलीफ मटेरियल्स। इंडिया ऑलवेज ग्रेट बाय इट्स हर्ट। हम पहुंचे अपने रिलीफ मटेरियल्स के साथ, एंड दिस इज व्हाट वी गेट इन रिटर्न फ्रॉम टर्की। और फिर हम अब उसका नेशनल डे बॉयकॉट किया हमने टर्की का, बट इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप। When we are following the path of real politics and our foreign policy is pragmatic, तो फिर हम इतने छोटे स्टेप्स तो नहीं लेंगे। हमें कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा कि टर्की कसा जाए, कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा कि टर्की इतना डिपेंडेंट हो जाए इंडिया पे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है टर्की को, वो हमारे टर्की के इंपोर्ट से ज्यादा है।
तो कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि टर्की अगर चाहे भी तो इंडिया के खिलाफ ना जा पाए। दैट इज वॉट इंडिया शुड डू। और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेकर के टर्की को हैंडल करना होगा। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि वी गिव यू ऑल फूड, शेल्टर, मेडिसिन्स, वी प्रोवाइड all our pharmaceutical resources to you at the time of your crisis, and in return we get bullets, we get missiles, and we get terrorists from your side. It should not go hand in hand. हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था चंद महीनों पहले। वहां पे मौलाना मसूद अजहर, क्या ही मौलाना बोलूं मैं इसको, मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 11 लोगों को हमने मार गिराया था। तब पाकिस्तान की सरकार ने एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जिसका नाम मौलाना मसूद अजहर है, उसको 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। जी हाँ दोस्तों, 14 करोड़ रुपए एज अ कॉम्पेंसेशन उस टेररिस्ट को दिया जाता है। और वो उस 14 करोड़ का इस्तेमाल क्या करता है? उसी का एक मिलिट्री कमांडर सैफुल्लाह सामने आकर के बोलता है कि हम अब भारत में हमला करेंगे, बांग्लादेश के थ्रू आएंगे। और 14 करोड़ का इस्तेमाल वो लोग टेरर एक्टिविटीज फंड करने में यहां कर रहे थे। और बहुत सारे लोग तो भाग गए। जो डॉक्टर नसीरुद्दीन था, डॉक्टर नसीर अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन वाला, वो गायब हो गया। दिल्ली में जैसे ही ब्लास्ट हुआ वो गायब, वो फरार। शाहीन पकड़ी गई, ये दोनों पकड़े गए। एक उमर नाम का नौजवान था, नौजवान क्या है, टेररिस्ट था, जो फटा है दिल्ली में उस कार के अंदर। फिदाइन हमला, टेररिस्ट अटैक। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एडुकेटेड मुस्लिम्स रेडिकलाइज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फेलियर है मुस्लिम कम्युनिटी की स्कॉलर्स का। सरकार का तो है ही कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लेकिन उससे भी पहले ये मुस्लिम स्कॉलर्स का फेलियर है कि वो यूथ को नहीं बचा पा रहे हैं रेडिकलाइज होने से। कहीं ना कहीं तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दिक्कत है ये, और ये मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से ही सुधार होने की शुरुआत होनी चाहिए। हम बार बार नहीं कह सकते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है। लोग कुरान पढ़ने नहीं आएंगे, लोग आपको देख करके फैसला करेंगे कि इस्लाम का रुख कैसा है, इस्लाम का रुतबा कैसा है। लोग आपका व्यवहार देख करके ये फैसला करेंगे। अगर आप मासूम को मारेंगे तो लोग आपको टेररिस्ट ही कहेंगे। अगर आप प्यासे को पानी पिलाएंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, तो आपकी दरिया दिली उनके सामने आएगी और कहेंगे इस्लाम खूबसूरत है। वो कुरान नहीं पढ़ेंगे, वो आपको पढ़ेंगे। इसलिए निहायत ही जरूरी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इस रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए मुस्लिम स्कॉलर्स आ गया है और फुल फ्लेज आ गया है। जिस तरीके से आप मुस्लिम के राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम के रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए आवाज उठाइए। I appeal to all the Muslim scholars to come forward and stop this radicalization as soon as possible, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए।